गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर, क्लास 12 केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन फुल्ली कंप्लीट कर लिया था पूरा, ठीक। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने पढ़े थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड NO2, N2O3, N2O4, N2O5 एंड फाइनली एक और पढ़ा था हमने जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। इस चीज पे हमने फुल्ली फोकस किया था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है फॉस्फोरस, ठीक। इस फॉस्फोरस में जो भी चीजें उसको फुल्ली कवर करते हैं, इसको आज कवर करते हैं बेटा, ठीक। फॉस्फोरस प्रेजेंट टाइम में जो सीबीएसई बोर्ड में अभी जो टर्म फर्स्ट में पी ब्लॉक को इंक्लूड किया गया है कि टर्म फर्स्ट में पी ब्लॉक आएगा, उसमें फॉस्फोरस को रिड्यूस कर दिया गया है। बट आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करिए, आपको फॉस्फोरस से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉस्फोरस, इसको फुली कवर करिएगा। इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। हेडिंग है आपकी फॉस्फोरस, ठीक बेटा। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, मास नंबर होता है 31, ठीक। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 to 4, 6, 10 to 12, 3, 15। इसके लास्ट में 3p3, ये आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, पीरियड नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 + 12, 15 नंबर ग्रुप है, ठीक ना बेटा। ये हो गया फॉस्फोरस। बाय नेचर नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, एक रिएक्टिव, ठीक ना बेटा, रिएक्टिव नॉन मेटल है। इसको आपने सुना होगा, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा नॉन मेटल जिसे हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। आपने पढ़ा होगा सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, फॉस्फोरस वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक। ये एक नॉन मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम अपनी बॉडी से कंपेयर करें, हमारे अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम और हमारे टीथ, ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पे फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक ना बेटा। तो हमारी बोन्स में अगर कैल्शियम अच्छा होगा तो बोन्स स्ट्रांग होती है, बट यहाँ पे फॉस्फेट भी होता है जो कि फॉस्फेट फॉर्म में होता है किसी कंपाउंड के साथ। ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरस आपको फ्री स्टेट में जल्दी नहीं मिलता है, ठीक, कंबाइंड स्टेट में आपको मिलता है। इसका एक्सट्रैक्शन करके हमें फॉस्फोरस को निकालना होता है। आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, मेटलर्जी टॉपिक आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तो वहां पे आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर पढ़ा था। इस बार 12th में मेटलर्जी चैप्टर को रिड्यूस किया गया सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज मेटलर्जी चैप्टर रिड्यूस नहीं है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक ना बेटा। तो हम फॉस्फोरस को जो एक्सट्रैक्शन करना होता है, फॉस्फोरस जनरली हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, हमें कंपाउंड स्टेट में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में तो हमें कौन कौन से कंबाइंड स्टेट है, मतलब किस किस कंपाउंड में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, जहां से हम आसानी से उसे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके टीथ और आपके बोन्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है, ठीक ना बेटा। फिर फॉस्फोरस के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस में आपको व्हाइट, ब्लैक और रेड फॉस्फोरस 3 मिलेंगे, जिसमें से पॉइजनस नेचर कुछ का होगा, कुछ पॉइजनस नेचर नहीं होंगे, कुछ वाटर में सॉल्युबल होंगे, कुछ वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। ये सारी चीजें हमें 1 by 1 डिस्कस करनी है। फिर हम PCl3 और PCl5 में डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या डिफरेंसेस है, एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पढ़ेंगे, कौन कौन से फॉस्फोरस के ऑक्साइड है जो बाय स्ट्रक्चर और बाय नेम हमें समझना होगा उस चीज को, वहां से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो पहले ये 2 पॉइंट लिखिएगा, फिर नीचे एक इन्वर्टेड कॉम एक पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिखिए phosphorus is a reactive non-metal. Phosphorus is a reactive non-metal and does not exist in free state. And does not exist in free state. And does not exist in free state. Point number 2.
पॉइंट नंबर सेकंड, द phosphorus content oblique mineral is about 20% in the form of phosphorite, PHORITE, phosphorite, in bracket CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला है बेटा। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, 20%, फुल स्टॉप। Our teeth contain phosphorite यानी CA3PO4 का होल ट्वाइस। Our teeth contain mainly phosphorite, full stop. Next point, phosphate are also important components of both DNA and RNA। आपने पढ़ा होगा DNA, अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपने DNA पढ़ा होगा, स्पेशली आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिला होगा, वहां पे आपने अच्छे से उसको बखूबी पढ़ा होगा, उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। और नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में, अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो केमिस्ट्री में भी आपको बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में सेकंड पेपर में है, वहां भी आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वहां भी आपको पता चल जाएगा कि डीएनए में फॉस्फेट होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं कि फॉस्फोरस अगर फ्री स्टेट में नहीं प्रॉपरली मिलता तो कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से कंपाउंड में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, कौन कौन से मिनरल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, उन मिनरल्स के नाम क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस मिनरल्स का फॉर्मूला क्या है, या फिर ये किसका मिनरल है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। क्लियर है? तो लिखिए एक लाइन नीचे, नई लाइन से लिखिए, द चीफ मिनरल ऑफ फॉस्फोरस are dash point number first phosphorite, CA3PO4 का होल ट्वाइस। आपको पता है बेटा कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है। अगर जिसको नहीं आता फॉर्मूला तो आप ऐसे कर सकते हो, कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, वैलेंसी 2 है, इसमें 3- चार्ज होता है, वैलेंसी 3 है, क्रॉस कर दो, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, दैट इज फॉस्फोराइट। क्लियर है बेटा? यही आपके टीथ में पाया जाता है, फॉस्फोरस इस फॉर्म में आपके टीथ में प्रेजेंट होता है। सेकंड फ्लोरापेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2। ठीक है बेटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। थर्ड क्लोरापेटाइट। ठीक, यहाँ पे Cl होगा इन प्लेस ऑफ F, फ्लोरीन के प्लेस पे क्लोरीन होगा बेटा, CaCl2। क्लियर है सबको? फोर्थ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है बेटा, यहां पे होगा आपका CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaOH का होल ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड है बेटा। क्लियर ना? ये आपके फॉस्फोरस के कुछ मिनरल्स हैं, इसमें देखिए फॉस्फोरस प्रेजेंट है, हमें यहाँ से फॉस्फोरस का एक्सट्रैक्शन करना होता है। ठीक, तो आपसे यहाँ से एक्सट्रैक्शन नहीं पूछेगा, केवल आपके फॉर्मूले और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर ना बेटा? यहाँ तक आगे चले। चलिए, ये तो बात थी कि फॉस्फोरस किस किस मिनरल्स में प्रेजेंट होता है, उसके नेम क्या है और उसके फॉर्मूले क्या है। क्लियर है?
अब बात करते हैं इसके आगे कुछ पॉइंट्स की। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप जैसा भी नोट करना चाहो रफ करें। चलिए देखो, एक नोट पॉइंट डालिएगा। नोट में अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको एक्सप्लेनेशन बोलता हूं बेटा, पहले रिएक्शन समझ लीजिएगा। 2Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस इसकी रिएक्शन हुई सिलिका के साथ SiO2, सिलिका, इसको आपने हीट किया 6 टाइम और ये बन जाएगा 6CaSiO3 प्लस P4O10, ठीक ना बेटा, P4O10। एंड P4O10 को जब हम डिकम्पोज करेंगे बेटा, नहीं सॉरी रिएक्शन कराएंगे, P4O10 की रिएक्शन कराएंगे कार्बन के 10 मॉलिक्यूल के साथ, तो कार्बन यहां से ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा बाहर, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपका कंपाउंड क्या बचेगा, P4 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी और आपका फॉस्फोरस आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो एक रिएक्शन लिखी है कि अगर आपको मेनली फॉस्फोरस का एक्सट्रैक्शन करना हुआ, तो फॉस्फोरस को निकालना हुआ, तो कैसे आप कौन सी रिएक्शन के थ्रू इसको शो कर पाएंगे। तो हमने क्या लिया है, फॉस्फोराइट, जो हमारे टीथ में मिनरल्स फॉर्म में होता है, फॉस्फोरस वही है, इसको हमने लिया। ठीक, हमने सिलिका के साथ रिएक्शन कराई, तो सिलिका के साथ रिएक्शन कराने पे कंपाउंड बना ये, और बाई प्रोडक्ट बना P4O10। अभी हम P4O10 का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी। P4O10 बना आपका, P4O10 की रिएक्शन आपने कराई 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन के साथ, 10 कार्बन एटम के साथ, 10 कार्बन एटम 10 ऑक्सीजन एटम बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस आपका मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएगा फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 ही होती है, आपको बेहतर पता है, क्लियर ना। तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, फिर आप इस रिएक्शन को नोट डाउन कर सकते हो। पॉइंट क्या है वो लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, फॉस्फोरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम, देखिए फॉस्फोरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट बाय हीटिंग विथ कोक, by heating with coke and silica, by heating with coke and silica in an electric furnace, in an electric furnace to about 1770 Kelvin, 1770 Kelvin, 1770 Kelvin, क्लियर है बेटा। चलिए रिएक्शन नोट डाउन करिएगा, रिएक्शन लिख लीजिए। हो गया बेटा सबका, हो गया, चलो आगे चलें, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, ध्यान रखिएगा फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास कौन कौन से एलोट्रॉप्स होंगे, मैंने आपको बताया था, एक रेड फॉस्फोरस होता है, एक व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक, एक ब्लैक फॉस्फोरस होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, ठीक ना बेटा। तो आपको 3 मिलेंगे इसमें, फर्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस, सेकेंड वन रेड फॉस्फोरस, एंड थर्ड वन ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, ये 3 आपको मिलेंगे, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। इन तीनों की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है और इनके कुछ स्ट्रक्चर देखने हैं। तीनों में स्ट्रक्चर आपको हो सकता है डिफरेंट अरेंजमेंट मिले। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है। फॉस्फोरस मल्टीपल बॉन्डिंग ना शो करके केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये भी आपने पढ़ा था जब हम ग्रुप 15 ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे तब। ठीक, नाइट्रोजन के पास कैपेसिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, पी पाई बॉन्डिंग बताया था आपको। ठीक, तो यहाँ पे 3 आपके एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग
व्हाइट फॉस्फोरस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए कौन सा फॉस्फोरस का कौन सा एलोट्रॉप्स पॉइजनस होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक, अगर रेड फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस को इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग व्हाइट फॉस्फोरस। क्लियर ना बेटा? व्हाइट फॉस्फोरस, फर्स्ट पॉइंट, it exists as P4 molecule. It exists as P4 molecules in which each phosphorus atom is linked to other atoms by covalent bond. Other atoms by covalent bond and has a lone pair of electron present on it. A lone pair of electron present on it. क्लियर है? चारों फॉस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर बचेगा और चारों फॉस्फोरस 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, the bond angle is 60 degree. The bond angle is 60 degree. The bond angle is 60 degree. लिखा बेटा? Next point. It is highly reactive in nature. It is highly reactive in nature. Point number next. It is highly poisonous. It is highly poisonous. Next point. It is insoluble in water, but it is insoluble in water, but soluble in organic solvent like carbon disulfide, CS2, organic solvent like CS2, carbon disulfide, alcohol and ether. क्लियर बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट, इट्स MP and BP, melting point and boiling point. MP and BP 317 Kelvin and 553 Kelvin. 317 Kelvin, 317 Kelvin and 553 Kelvin. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, it is nearly white. It is nearly white, freshly cut, but becomes yellow after some times. It is nearly white when freshly cut. बहुत आसानी से आप फ्रेश कट करोगे इसे, but becomes yellowish after some times. येलो कलर में चेंज हो जाता है कुछ समय बाद। नेक्स्ट, white phosphorus has garlic odor. White phosphorus has a garlic odor. इसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक, लहसुन जैसी स्मेल होती है। हो गया बेटा? लास्ट, it is a soft waxy solid and can be cut with a knife. इसको आप चाकू से भी कट कर सकते हो। क्लियर ना? कैन बी कट विथ अ नाइफ। नोट लिखेगा, नोट द इग्निशन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर कैच कर ले, उसे हम बोलते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। द इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, दैट इज 303 Kelvin.
the ignition temperature is very low, that is 303 Kelvin. Therefore it catch fire in air or oxygen. Therefore it catch fire in air or oxygen and burn with green glow to form its oxide. And burn with green glow, green is glow, to form their oxide. लिख लिया? To form its oxide. That's why phosphorus kept in underwater. Phosphorus kept in underwater. हो गया बेटा? अब देखिए आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो वहां से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम रेड फॉस्फोरस की तरफ। ये तो कुछ इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखना, पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक वैक्सी सॉफ्ट सॉलिड है, ये वैक्सी सॉलिड है। ठीक, इसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फायर बहुत तेजी से कैच करता है, इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 में कितना ऐड करोगे, या 303 में से 273 माइनस कर दो, आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा कि रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 73 प्लस 7 80 20 300 मतलब 28 27 प्लस 3 30 डिग्री सेल्सियस। एक रूम टेम्परेचर के आस नियर टेम्परेचर होगा ये 30 डिग्री, उस टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेगा। दैट्स वाई व्हाइट फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। रही बात इसके ऑक्साइड की, जो आपने लिखा ना ऑक्साइड बनाएगा, तो वहां लिख सकते हो, रिएक्शन लिखना चाहो P4 प्लस O2 गिव्स आउट P4 प्लस O2 गिव्स आउट P4O10। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं आपका रेड फॉस्फोरस। ये तो बात थी व्हाइट फॉस्फोरस की, अब हमें डिस्कस करना है रेड फॉस्फोरस, फिर देन ब्लैक फॉस्फोरस। ध्यान रखिएगा, व्हाइट फॉस्फोरस आपका पॉइजनस था, रेड फॉस्फोरस पॉइजनस नहीं होता। ठीक, व्हाइट फॉस्फोरस में एक ही रिंग आपको दिखेगी फॉस्फोरस की, P4 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 60 था, एक ही रिंग थी। दैट्स वाई वो आपका उसका जो क्या था, जस्ट 1 मिनट, हाँ, व्हाइट फॉस्फोरस के केस में बॉन्ड एंगल आपको 60 दिखा था, जो वहाँ बॉन्ड एंगल फॉर्म हो रहा था, बन रहा था P4 के बीच में, जो दिखाई दे रहा था दो फॉस्फोरस का। फिर इनका एक सिंगल स्ट्रक्चर होने की वजह से काफी रिएक्टिव इन नेचर थे, जबकि रेड फॉस्फोरस ऐसा नहीं होगा, वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है। कई P4 के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, जिससे वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता कंपैरिजन टू व्हाइट फॉस्फोरस के। ठीक बेटा, तीसरी चीज, रेड फॉस्फोरस को वाटर में नहीं स्टोर किया जाता, ये फायर कैच नहीं करता। आपने पढ़ा था व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन था, इसका 500 के अबव होता है, नियर अबाउट 545 के आसपास होता है केल्विन में। तो ये आसानी से रूम टेम्परेचर फायर कैच नहीं करता। दैट्स वाई इसको आप एयर में रख सकते हो, एयर के कांटेक्ट में ये फायर कैच नहीं करेगा। उस प्रॉपर्टी को फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, फायर कैच कर लेता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि रेड फॉस्फोरस ऐसा नहीं करता। तो ये पूछा जाता है तीनों में से कौन सा फॉस्फोरस है जो फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी शो करेगा, व्हाइट फॉस्फोरस करेगा। क्लियर ना? तो कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। आपसे ये भी पूछा जाएगा व्हाइट फॉस्फोरस को कितने टेम्परेचर पर गर्म करें कि आपका रेड फॉस्फोरस प्रिपेयर हो जाए। ठीक है ना बेटा? व्हाइट फॉस्फोरस को कितने प्रेशर पे करोगे कि आपका रेड फॉस्फोरस तैयार हो जाए, या फिर व्हाइट फॉस्फोरस कितने प्रेशर या टेम्परेचर पे करें कि ब्लैक फॉस्फोरस बन जाए। तो हमें ये सारी चीजें हमें 1 by 1 डिस्कस करनी है। ठीक, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग रेड फॉस्फोरस एंड राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड, फर्स्ट पॉइंट रेड फॉस्फोरस में, it is prepared by heating white phosphorus, it is prepared by heating white phosphorus in an
inert atmosphere, in an inert atmosphere of CO2 or coal gas, in an inert atmosphere of CO2 or coal gas to a temperature of 540 to 570 Kelvin, 540 to 570 Kelvin. क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, its molecular formula is also P4, its molecular formula is also P4, but it is polymeric in nature, it is polymeric in nature, polymeric in nature, full stop. Due to its polymeric nature, due to its polymeric structure, due to nature की जगह structure कर लीजिएगा, sorry, polymeric structure, due to its polymeric structure, red phosphorus is less reactive than white phosphorus. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव होता है व्हाइट से, क्यों? ड्यू टू इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. ड्यू टू इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस. इसका स्ट्रक्चर देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिखा बेटा सबको? ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक, रेड फॉस्फोरस का. इसी वजह देखिए उसमें पॉलीमेरिक फॉर्म दिख रहा है, कई मॉलिक्यूल्स आपस में, P4 के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस में केवल एक था. क्लियर है बेटा? इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में, ये रेड फॉस्फोरस के केस में है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, it is non-poisonous in nature, full stop. It is insoluble in water and soluble in organic solvent. It is insoluble in water and soluble in organic solvent. Clear है? Next, it does not catch fire. It does not catch fire because its ignition temperature near about 545 Kelvin, 545 Kelvin. That's why no need to store in or kept in water. That's why no need to kept in water. इसको वाटर में रखने की कोई जरूरत नहीं, आप एयर के कांटेक्ट में रखोगे तो ये फायर कैच नहीं करेगा. क्लियर है? आगे चले. ये बात थी बेटा रेड फॉस्फोरस. एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेगा, पॉइंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना बेटा? इसी का रक्षा. क्लियर? जो भी लोग आप में से देख रहे हैं, सबके नाम मुझे नहीं याद बेटा, प्रेजेंट टाइम में नहीं याद रहते. सबके लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए है. आप एक एक पॉइंट पे फोकस करिए, आपके एग्जाम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. क्लियर ना? बात करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस की. हेडिंग लिखिए ब्लैक फॉस्फोरस. ब्लैक फॉस्फोरस हो गई हेडिंग. पॉइंट नंबर फर्स्ट, दिस एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑब्टेन. This allotropic form is obtained when white phosphorus is heated. When white phosphorus is heated about 470 Kelvin, about 470 Kelvin under high pressure, under high pressure, about 470 Kelvin under high pressure in bracket 4000 to 12,000 atm, in bracket 4000 to 12,000 atm bracket close, in an inert atmosphere, in an inert atmosphere. Next point, black phosphorus is highly polymerized. Black phosphorus is highly polymerized and consists of double layered crystal lattice. Black phosphorus is highly polymerized and consists of
double layered crystal lattice in which layer is made up of zigzag chains. Last point, it is least reactive. अब देखिए आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। किसका, कौन सा फॉस्फोरस बेटा? आपका है ब्लैक फॉस्फोरस। देखिए ये हाईली काफी ज्यादा पॉलीमर है, इसमें कई रिंग आपस में जुड़ी होती है, ठीक, ये रिंग फॉर्म में प्रॉपर्ली आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जबकि रेड फॉस्फोरस में आपने कुछ अलग देखा था, चेन फॉर्म में थे, पर्टिकुलर चेन थी। व्हाइट फॉस्फोरस में सिंगल था। तो ये प्रॉपर्टीज की बेसिस पे इनकी कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड्स की, तो स्पेशली हमें फॉस्फोरस के हाइड्राइड का एक कंपाउंड पढ़ना है, दैट इज फॉस्फीन, ठीक, PH3। हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्ट्रक्चर, इन सभी को डिस्कस करना है। देन आपके दो टॉपिक और बचेंगे, PCl3 एंड PCl5, मतलब फॉस्फोरस के हैलाइड। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक होगा ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, कौन कौन से ऑक्साइड है, ठीक। ये सारी चीजें वन बाय डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ तक अच्छे से अपना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं, हम लोग फॉस्फीन स्टडी करते हैं, ठीक। फॉस्फीन मतलब PH3 की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, देन यूजेस। क्लियर बेटा? हो गया सबका यहां तक? आगे चले? ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉस्फीन डिस्कस करते हैं, ठीक। PH3 उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉस्फीन PH3, ठीक है बेटा, ठीक। एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, फॉस्फीन इज ऑल्सो कॉल्ड phosphorated hydrogen. Phosphine is also called phosphorated hydrogen, full stop. It is a hydride of phosphorus. हो गया सबका? पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में हमें रिएक्शन नंबर फर्स्ट फ्रॉम मेटल फॉस्फाइड, ध्यान से देखिए बेटा। फर्स्ट रिएक्शन आपने ले लिया, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, फॉस्फोरस कितनी होती है? 3, तो क्या लिखोगे? Ca3P2, ठीक। कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फाइड, प्लस वाटर से रिएक्शन करा दिया हमने। वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, और इसके पास क्या है? कैल्शियम पे पॉजिटिव, फॉस्फोरस निगेटिव प्लस के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, और कैल्शियम पॉजिटिव OH के साथ, तो OH के साथ कैल्शियम करता है, क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस करो 1 टाइम्स 3 टाइम्स, क्या बन जाएगी? कौन सी गैस बन जाएगी बेटा? PH3, फॉस्फीन गैस। क्लियर है? अच्छा, एक दूसरी प्रिपरेशन देखते हैं। वहां पे फिर से हमने ले लिया कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, और इस बार रिएक्शन करा दिया Cl से। ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस, कैल्शियम जाएगा Cl माइनस के साथ, बन जाएगा CaCl2, और फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा बेटा? PH3 फॉस्फीन गैस बन जाएगी। क्लियर है? रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, बैलेंस मस्ट है, ठीक। पहले 2 रिएक्शन नोट डाउन करिए, मैं थर्ड रिएक्शन लिखता हूं बेटा। थर्ड आपकी मैंने ले लिया एल्यूमिनियम फॉस्फाइड प्लस रिएक्शन करा दी H2O के साथ। बताओ, जैसे ही टूटेगा H प्लस OH माइनस में एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस फॉस्फीन गैस बनेगी। बोल बेटा, क्लियर है सबको? रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, मैं एक रिएक्शन बैलेंस कर दे रहा हूँ आपको ऑलरेडी। फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस कर दे रहा हूँ। यहाँ कैल्शियम 3 है, वहाँ कैल्शियम 1 है, इस 3 को 2 कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 या 6, इसको 6 कर दो, ठीक, इवन नंबर में रहे। अब आपके पास फॉस्फोरस 2 2 जा 4, यहाँ 4 कर लो,
फॉस्फोरस बैलेंस बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 4 3 12, 2 6 12, 4 3 12, 2 6 12, मतलब कितने हो गए 24। इसको कर लो 12 से, 12 2 24, 12 2 24, ऑक्सीजन भी 12 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 6 12, बैलेंस है पूरी रिएक्शन। क्लियर है? आप चाहो तो इसको हाफ भी कर सकते हो, इसको 1 कर दो, इसको 6 कर दो, इसको 3 कर दो और यहाँ पर भी 2 कर दो। क्लियर है? बैलेंस हो जाएगी बेटा। नीचे की दोनों रिएक्शन जरूर बैलेंस कर लीजिएगा। ये इसकी प्रिपरेशन है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करता है। ये रिएक्शन अभी आगे चल के आपको फिर से मिलेगी, ध्यान रखे रहना, ये रिएक्शन आपको फिर से मिलेगी। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस। रफ करें बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस, अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस के साथ इसको प्रिपेयर करें फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस क्या बनेगा? देखो जरा, P4 प्लस NaOH, ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस, P4 प्लस NaOH प्लस H2O प्लस अमोनिया। ठीक है बेटा? सॉरी, अमोनिया नहीं, H2O से ही। ठीक, जैसे ही रिएक्शन कराओगे ये H और OH में टूटेगा। ठीक, फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन होगी उसकी H की, तो बनेगा PS3 फॉस्फीन गैस प्लस आपका कंपाउंड एक और बनेगा NaH2PO2। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, नाम पूछा जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है बेटा? ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाइट फॉस्फोरस के साथ प्रिपरेशन करनी फॉस्फीन की, तो फॉस्फीन बनेगा अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्लियर ना? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ये आपका एक प्रोडक्ट और बनता है। क्लियर है? आगे चलिए। चलो हो गया बेटा सबका? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ये तो बात थी प्रिपरेशन की बेटा। नेक्स्ट हेडिंग होगी प्यूरिफिकेशन ऑफ फॉस्फीन PS3। इसका प्यूरिफिकेशन, कैसे प्यूरिफिकेशन करेंगे इसका? ठीक है, क्या चीज यूज करेंगे जिससे ये प्यूरिफाई हो सके? क्लियर? 2 पॉइंट्स लिखिएगा, इसमें आपको रिटर्न ही लिखना होगा। लिखिए, इन प्योर स्टेट फॉस्फीन इज इन्फ्लामेबल, मतलब ये जलेगा नहीं। सॉरी, नॉन इन्फ्लामेबल। इन्फ्लामेबल मतलब जल गया। इन प्योर स्टेट फॉस्फीन इज नॉन इन्फ्लामेबल, बट इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4, but in presence of P2H4 or P4 vapors it become inflammable, full stop. So it is absorbed in Hi, hydrogen iodide to form PH4I, phosphorus iodide, comma, when treated with KOH to give PS3, PH3। देख बेटा, PH4I इसका नाम है फॉस्फोरस आयोडाइड। इसकी रिएक्शन कराई गई KOH के साथ, पोटेशियम आयोडीन को लेके बाहर निकल जाएगा, Ki बन गया। वेरी गुड। यहां से एक H और यहां से OH, यहां से एक H और यहां से OH, क्या बन जाएगा? H2O। क्या बचेगा यहाँ पे? PS3। कौन सी गैस निकलेगी बेटा? अच्छा, PS3, और क्या बन जाएगा? H2O। तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा कि हम फॉस्फीन प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से भी फॉस्फीन बना सकते हैं। क्लियर यहां तक?
आगे चले, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, it is a colorless gas, it is a colorless gas, comma, rotten fish like smell, rotten fish like smell, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। आपसे एक क्वेश्चन है, rotten egg like smell किसकी होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। rotten egg like smell किसकी किस कंपाउंड की होती है, कौन सी गैस होती है? क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप बहुत जल्दी बताने जाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के रिस्पॉन्स दीजिएगा। रॉटन फिश लाइक स्मेल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, नेक्स्ट, phosphine in water is light decompose, phosphine in water, phosphine in water in light decompose to give red phosphorus and hydrogen gas, to give red phosphorus and hydrogen gas. Next, phosphine explode, phosphine explode in presence of oxidizing agent, phosphine explode in presence of oxidizing agent like HNO3, Cl2 and bromine vapors. Okay beta, next point, phosphine is weakly basic, phosphine is weakly basic, weakly basic. Next, structure of phosphine, structure of phosphine, weakly basic मतलब इसका मतलब एसिडिक अच्छा होता होगा क्यों भैया? weakly basic ही समझो ज्यादा अच्छा है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन, ये है फॉस्फीन का स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिडल शेप, जबकि आपको पता है टेट्राहेड्रल भी होता है sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक ना बेटा, पिरामिडल शेप। क्लियर है? अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो PS3 से ज्यादा होता है, इसका नियर अबाउट 107 पॉइंट समथिंग कुछ डिग्री है, जबकि इसमें 93.4 डिग्री दिख रहा है आपको। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल आपको ज्यादा दिखता है, यहाँ के केस में बॉन्ड एंगल कम दिखता है, क्यों? बॉन्ड एंगल यहाँ 93 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 107 पॉइंट समथिंग होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। क्लियर है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सेंट्रल एटम की साइज, नाइट्रोजन की साइज क्या है? छोटी, देखो जरा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की एटॉमिक साइज क्या है? फास्फोरस से छोटी है, ठीक। इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, क्लियर है? ग्रुप वाइज चलने पे फास्फोरस नीचे, इसकी एटॉमिक साइज बड़ी है कंपैरिजन टू किसके? नाइट्रोजन से। सही है? चलो, अब नाइट्रोजन के पास 2 सेल होती है, 7 एटॉमिक नंबर 2,5।
फास्फोरस के पास 15 एटॉमिक नंबर 2, 8, 5। क्लियर ना? इसका जो इसके पास जो दो सेल है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए इनसे तो पास में होगा, देखो इनका थर्ड सेल में है, इसका सेकंड सेल में न्यूक्लियस के पास होगा। हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव बिकॉज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ भी आएगा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ भी निगेटिव। इस पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव रेपल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। और जैसे ही आपको पता है इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, आप कंपास से इमेजिन करके देखो, आपने कंपास देखा हो, कंपास को जब आप नीचे की तरफ करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, एंगल कम होता है। लेकिन जब कंपास को आप ओपन करते हो ऊपर की तरफ तो वो ओपन होता जाता है, एंगल बड़ा हो जाता है। यहाँ जब नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, मतलब कंपास ओपन जैसा समझ सकते हो। ओपन करोगे तो एंगल बड़ा होगा। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो लोन पेयर है, तो यहाँ लोन पेयर है, कंपैरिजन टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में ज्यादा पास था न्यूक्लियस के, इसलिए रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहा था। फास्फोरस का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दूर है पहले से ही, तो यहाँ का पार्शियल निगेटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो नाइट्रोजन अमोनिया वाले केस में कम रहेगी। आई बात समझ में? रीजन एक बार लिखिए, मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको पढ़िएगा जो मैंने आपको बताया, इसको अगर फिर से रिपीट करके सुनिएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीजन लिख के देखिए बेटा, क्लियर है यहाँ तक? रीजन लिखिए। द बॉन्ड एंगल ऑफ PS3 is less than that of NS3. Next point. Bond angle decreases due to increase. Bond angle decreases due to increase in the size of central atom. क्योंकि फास्फोरस की साइज बढ़ रही है। Bond angle decreases due to increase in size of central atom. Comma. Electronegativity decreases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही, ग्रुप वाइज चलने पे घट जाती है। फुल स्टॉप। बिकॉज ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बिकॉज ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, कॉमा द बॉन्ड पेयर्स आर अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, द बॉन्ड्स पेयर अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, hence repulsion decreases and bond angle also decreases क्लियर ना बेटा? क्लियर है? चलिए बात करते हैं यूजेस की। फॉस्फीन का यूज कहां करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यूजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यूजेस ऑफ फॉस्फीन, फर्स्ट सेकंड में लिखता हूं, फर्स्ट यहां लिख दे रहा हूं। यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन, ठीक। सेकंड, यूज्ड इन ऑलमोस्ट सिग्नल, ठीक है बेटा। कैसे यूज करते हैं जरा वो समझिएगा, कैसे यूज करते हैं वो जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए होता क्या है कि कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 एंड कैल्शियम कार्बाइड C2, क्लियर ना? CaC2 लिख लो, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ध्यान सुनिए, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, इनकी रिएक्शन भी वाटर के साथ, ठीक बेटा। जैसे इस रिएक्शन कराओगे ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि H2O टूट जाएगा H+OH- में, OH कर जाएगा कैल्शियम के साथ, H कर जाएगा फास्फोरस के साथ,
कौन सी गैस बनेगी, PH3। अच्छा, ये जब टूटेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कौन सी क्या बनेगी, C2H2 एसिटिलीन। एसिटिलीन आपने इसका नाम इथाइन पढ़ा था, और ये आपका फॉस्फीन है। ठीक ना बेटा, ठीक है सबको, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, कहानी सुनिएगा अच्छे से। कोई शिप है जो समुद्र में आराम से चल रही थी, ठीक, उस शिप में कहीं से प्रॉब्लम हुई, वो शिप कहीं फंस गई, कहीं प्रॉब्लम आ गई, कहीं फंस गई वो। अब वहां पे क्या होता है, उनके पास कंपोनेंट होता है कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड है, कैल्शियम कार्बाइड एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस कंटेनर में ये दोनों कंपोनेंट भरे होंगे, इसको क्या करेंगे, उस समुद्र में फेंक देंगे। अब जैसे ही समुद्र में फेंकेंगे, उसी होल से पानी आना शुरू होगा। जैसे वाटर आएगा, ये वाटर इन दोनों से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने पर तुरंत कंपाउंड क्या बनेगा, फॉस्फीन, और क्या बनेगा, एसिटिलीन। फॉस्फीन एक आपको पता है एक्सप्लोजिव है, ये तुरंत वहां ब्लास्ट करेगा, और ब्लास्ट करेगा तो एसिटिलीन यहाँ पे ग्लो कर जाता, बहुत तेज से चमकता है, और स्मोक निकलता बहुत ढेर सारा। ठीक, इतना ज्यादा स्मोक निकलेगा कि कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस तक अगर कोई शिप नियरेस्ट है जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन उस स्मोक को देख के उस चीज को, ये मतलब उस शिप में जो भी मेंबर्स होंगे उनको ये कंफर्म हो जाता है कि कोई थोड़े डिस्टेंस पे, कुछ किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई शिप फंसी हुई है, उसको हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पे जो सिग्नल है, इस सिग्नल का पर्पज यही है कि उन्हें उस प्रॉब्लम से बचाया जाए, जिससे ये फॉस्फीन और एसिटिलीन दोनों आपस में ये एक्सप्लोड करता है, बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, और ये एसिटिलीन बड़ी तेजी से शाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है, जिससे बहुत तेज चमकता है। तो उसकी वो ब्राइटनेस को देखकर, उसके स्मोक को देखकर, जो भी शिप एक मिनिमम नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगी, उसको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि कहीं ना कोई शिप, डायरेक्शन ही पता चल जाता है स्मोक से, किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ दिख रहा है, वो उसी तरफ जाते हैं उनकी हेल्प के लिए। तो इस सिग्नल का पर्पज यही होता है। और ये रिएक्शन बेटा पूछी जाती है आपसे कि बताइए उसका हॉल में सिग्नल में कौन कौन से कंपोनेंट रिलीज होते हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पढ़ना है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 एंड PCl5। क्लियर बेटा? पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है बेटा? अब हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस में आपको दो मिलेंगे, एक PCl3 और एक PCl5। ध्यान से सुनिएगा, ठीक? अगर हम बात करें हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, क्लोराइड ऑफ फॉस्फोरस की बात करें, हैलाइड में स्पेशली हम क्लोराइड ही ले रहे हैं। क्लोराइड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक, पहला फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक बेटा, दैट इज PCl3। PCl3 एक आपके पास लोन पेयर होगा, फॉस्फोरस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन फॉस्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स खींचेगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा, ठीक, और इसका शेप जो होगा वो पिरामिडल शेप होगा, पिरामिडल शेप, ठीक बेटा। तो PCl3 के केस में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको जानने हैं, वो ध्यान रखना। अगर हम फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, ठीक, एक क्लोरीन गैस पास करते हैं फॉस्फोरस के साथ, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है इससे रिएक्शन करेगा, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, PCl3। क्लियर है बेटा? अब फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, अगर इसको आप 4 रखते हो तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, ये हो जाएगा 6 2 12, बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, तब आपका कंपाउंड PCl3 बनेगा। आई बात समझ में?
तो ये PCl3 बन गया। ये रिएक्शन है प्रिपरेशन की, स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पिरामिडल शेप हो गया। ठीक, ये ध्यान रखिए एक कलरलेस लिक्विड है, ये एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा PCl3 से रिलेटेड। ठीक, अगर आप प्रिपरेशन में डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इट इज फॉर्म्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन, इट इज फॉर्म्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन इन लिमिटेड अमाउंट ओवर रेड और व्हाइट फॉस्फोरस, ओवर रेड और व्हाइट फॉस्फोरस, और ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी क्लियर। ठीक ना बेटा, आगे चलें। और ये एक लुइस बेस की तरह बिहेव करता है। रफ करें इसको, रफ करते हैं बेटा। चलो देखो, अगर हम फॉस्फोरस यानी PCl3 की रिएक्शन, फॉस्फोरस PCl3 की रिएक्शन H2O के साथ करा दे तो आपको पता है ये क्या बना देगा, कंपाउंड क्या बना देगा, कौन सा एसिड बनाएगा बेटा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl। ठीक ना बेटा, फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl, यहाँ से H और Cl निकल जाएंगे बाहर, बाकी इसका OH फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके बना लेगा कंपाउंड, क्या बना लेगा, H3PO3 और HCl। कैसे बनाएगा आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जब मैंने हाइड्रोलिसिस कराई थी PCl3। आप इसके पहले लेक्चर देखिए जहां पर हाइड्राइड ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्राइड ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का हैलाइड में हमने हाइड्रोलिसिस कराई थी, वहां पे मैंने NCl3 की हाइड्रोलिसिस कराई थी, PCl3 की कराई थी। तो ये कंपाउंड आपका बना था H3PO3 और निकला था बाहर HCl। क्लियर बेटा, अगर आपको नहीं क्लियर होता तो आप बना सकते हो। यहाँ पे H और Cl रिएक्शन कर बैठेंगे, OH रिएक्शन करेगा फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट है आपका PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो जरा, PCl5 यहां क्या होगा, फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, यहां क्लोरीन एक्सेस में होगा और जैसे ही एक्सेस में रखोगे तो कंपाउंड बनेगा PCl5। बैलेंस करोगे, ये 4 है, इसको 4 रखोगे, 4 5 से 20, यहाँ 10 टाइम्स हो जाएंगे। ये बन गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इसके शेप की बात करोगे स्ट्रक्चर की, आपको पता है फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फॉस्फोरस के पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 0, 3d में 0। तो आपको पता है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। जब PCl3 फॉर्म हो रहा था तो 3 अनपेयर्ड के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, लेकिन जब क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो ये क्या हुआ, फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा शिफ्ट होके डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की यहाँ शिफ्टिंग हुई, अब टोटल इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या फॉर्म करा ले जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 5 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा और कंपाउंड बना लेगा PCl5। क्लियर है, कंपाउंड बन जाएगा PCl5। ध्यान रखना, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक बेटा, बात करें इसके स्ट्रक्चर की, रफ कर दें इसको, रफ करें। चलिए बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जरा देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा, इसमें आपको ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, एक्सियल, ठीक, जो एंगल होता है आपका ये एक्सियल प्लेन होता है, ये इक्वेटोरियल। तो आपको यहाँ दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा इसकी लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल 3 है, इसको रैपल करते हैं, दोनों एक दूसरे को रैपल करते हैं, जिससे इसकी लेंथ और ज्यादा एक्सपैंड कर जाती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है PCl5 का, जिसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 5 बॉन्ड पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d।
3 1 4 1 5 sp3d। क्लियर बेटा? ये सारे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा आप। आगे चले, आगे चले। ध्यान रखना क्लोरीन एक्सेस में होना चाहिए। क्लियर है? आगे चले। चलो, अगर हम PCl5 को डिकम्पोज करते हैं बेटा, PCl5 को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, व्हेन PCl5 हीटेड, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अगर हम PCl5 को हीट करते हैं अबव 430 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप गर्म करते हो तो यहां से क्या होगा, ये टूट जाएगा, PCl3 प्लस क्लोरीन गैस बाहर आ जाएगी। आई बात समझ में? PCl5 को डिकम्पोज करने पर। और अगर इसकी रिएक्शन हम सिल्वर के साथ करा दें PCl5 की, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, AgCl तो बनेगा ही बनेगा, और कंपाउंड फिर से क्या बन जाएगा, PCl3। ठीक ना? यहाँ पे 2 टाइम्स AgCl, 2 क्लोरीन बाहर निकालना, 2 टाइम्स सिल्वर, 2 टाइम्स सिल्वर ले लो। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट आपके होते हैं वो डाउट लिख सकते हो आप बेटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सेस ड्राई क्लोरीन आपको गैस पास करनी ओवर फॉस्फोरस, जिससे आपका PCl5 प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, ध्यान से सुनना। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस में पहला है फर्स्ट P4O6। P4O6 ध्यान रखिएगा, P4O6 और P4O10 हम लोग बाद में हम लोग बनाएंगे। P4O6, ठीक। फॉस्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड, ये हो गया आपके। ठीक है, ठीक है। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इस फॉस्फोरस ने क्या किया, एक इनसे शेयर किया, एक इनसे शेयर किया और एक इनसे शेयर किया। इसके पास एक लोन पेयर बचा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। इस फॉस्फोरस ने क्या किया, एक इनसे, देखो ये अगर आगे से है तो ये पीछे से होगा, बैक साइड से। आप इतना इमेजिन कर सकते हो 3D स्ट्रक्चर, एक इनसे और एक इनसे। कितना हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास एक लोन पेयर, इनके पास एक लोन पेयर, एक इनसे और एक इनसे। क्लियर है? ये वाला फॉस्फोरस एक इनसे और एक इनसे, इसके पास भी एक लोन पेयर। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, P4O6 का। अगर हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, P4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, क्या बनता, P4O6। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होगा तब ये कंपाउंड बनेगा। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। ध्यान रखना, P4O6 बनता है जब आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन रखोगे। अभी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में आने पर 4 ऑक्सीजन को और बैलेंस कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी आगे चल के कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, इट इज व्हाइट सॉलिड विथ गार्लिक स्मेल, ऑर्डर लिख लो। नेक्स्ट, it dissolve in cold and hot water to form phosphorus acid, ठीक ना बेटा, and phosphoric acid। क्लियर है?
तो ये डिसॉल्व होता है कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो ये फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड मानता है। इसकी स्मेल कैसी होती है और ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। क्लियर है? फास्फोरस की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो P4O6 बनता है। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हुई, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में, जैसे क्लोरीन के केस में PCl3 बन रहा था, लेकिन क्लोरीन जब एक्सेस में हुआ था तो PCl5 बना था। यहां पर अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होती है तो P4O6 के प्लेस पे P4O10 बन जाएगा। कैसे बनेगा वो चेक करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करिए। हो गया सबका? हो गया बेटा? हो गया? चलो देखो जरा, यहां रिएक्शन में लिख दे रहा हूं P4O6 प्लस H2O, P4O6 प्लस H2O। यहां पे कोल्ड है और यहां पे हॉट वाटर है। जब रिएक्शन होगी तो बनेगा, क्या बना है, फास्फोरस एसिड H3PO3, और यहां जब होगी फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है सबको? रिएक्शन लिख लीजिएगा उसी स्टेटमेंट के नीचे आप, प्लस यहाँ पे फॉस्फीन गैस भी निकलेगी PS3। आगे चले बेटा, रक्षा हो गया आपका। आगे चले, चल बात करते हैं P4O10 की। P4O10 आई होप आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। फॉस्फोरस P4 ऑक्सीजन O2 एक्सेस में है, तब क्या बन जाएगा, P4O10। बैलेंस करोगे 4 है 4 है 10 है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब इसके पास आपको पता ही है P4O6 का स्ट्रक्चर है। हमारे पास हर एक फॉस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, एक इनके साथ कोवेलेंट, एक इनके साथ कोवेलेंट और एक इनके साथ कोवेलेंट, क्योंकि बनता कोऑर्डिनेट है, आगे चल के वो कोवेलेंट में कन्वर्ट होता है। बिकॉज फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो 5 एम्पियर होंगे, 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग वो शेयरिंग कर बैठेगा। क्लियर है? ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। तो जब भी ध्यान रखना, P4O10 का स्ट्रक्चर है, P4O6 कुछ नहीं करना है, जहां पे लोन पेयर है वहां पे ऑक्सीजन जोड़ते चले जाइए, प्रॉपर आपका P4O10 का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे चलें, इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम P4O10 रिएक्शन कराए, P4O10 रिएक्शन कराए, P4O10 रिएक्शन कराए वाटर के साथ, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ, तो क्या होगा, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, क्या होगा, बनेगा आपका HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और जब आप हॉट वाटर से करोगे बेटा, H3PO4 बनेगा। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन, फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। ठीक ना बेटा? क्लियर है? एक चीज और याद रखना, ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P4O10 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक ना बेटा? अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर। हो गया सबका? आगे चलें? हो गया बेटा? चल लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। हो गया? ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, ठीक, और स्ट्रक्चर, स्पेशली स्ट्रक्चर ही पूछा गया अभी तक, जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। बाकी नीट में आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक, कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है, कौन सा ट्राई बेसिक एसिड है, कौन सा टेट्रा है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए
एक टेबल आपको दिख रही है ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस की, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा। देखिए लिखा हुआ है नेम में हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला है H3PO2, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, बेसिसिटी लिखी है मोनोबेसिक, एक रिलीज करेगा 1। मोनोबेसिक कोई भी बेसिसिटी किसकी निकालते हैं, एसिड की, कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ठीक है। इसे फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं। तो आपके पास 5 है, नहीं सॉरी 6 है, H3PO2, H3PO3, H4P2O6, H3PO4, H4P2O7 एंड HPO3। सबके ऑक्सीडेशन नंबर दिए हैं, सबकी बेसिसिटी लिखी है। इसको याद कर लीजिएगा, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा मोनो है, कौन सा बाई है, डाई है, कौन सा ट्राई है, कौन सा टेट्रा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इस कंपाउंड में, इनका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूं, ठीक है ना बेटा। नाम याद रखिएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आपसे नाम देके ही नीट में पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा। नेम में गलती हो जाती है, हमें करेक्ट नेम याद तो होता है लेकिन फॉर्मूला हम दूसरे का दूसरे में लिख देते हैं। तो ये चीज बहुत केयरफुली नोट कर लीजिएगा, आपसे नेम देके ही आपसे फॉर्मूला या ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो देखिए आपको स्ट्रक्चर भी इसका दिख रहा है प्रॉपर, इसका स्ट्रक्चर भी बेटा आपको दिख रहा है, ठीक। स्ट्रक्चर में आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड पहला स्ट्रक्चर, दूसरा फॉस्फोरस एसिड डाई बेसिक है, तीसरा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड टेट्रा बेसिक एसिड है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी ड्रॉ है, आपके एनसीईआरटी में भी ड्रॉ किया गया है, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो और बहुत आसान सा टॉपिक है, ये आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है फिर भी कि एक बार मैं बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को जरूर एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉमिस। बट इतना मुझे उम्मीद है आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे स्ट्रक्चर बना है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बट अगर आपको फिर भी डाउट होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कह सकते हो। फोर्थ है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सबके स्ट्रक्चर बने हुए हैं बेटा, तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने सबकी प्रॉपर्टीज आपको लिखा दी, ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिसिटी, ये सारी चीजें आपने इस फिगर के थ्रू नोट कर लिया होगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा एसिडिक ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किस बेस पे करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना अच्छा होगा उसके पास प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी होगी। क्लियर है। इस लेक्चर को यहां तक प्रॉपरली अटेंड करिए, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा ग्रुप नंबर 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है बेटा। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ऑक्सीजन फैमिली कोशिश करेंगे फुली कवर हो जाए, कितना कवर होता है वो देखते हैं टाइम के साथ। रात के अभी 10 बज चुके हैं, आई थिंक 10 नहीं 9:30 हो रहा है, तो आसी पास है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। यहाँ तक फुली अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा, जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक। थैंक यू बेटा।